Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Askari giving you the lectures in personality psychology in the Learners Academy. लास्ट टाइम हमने बात की थी एरिक एरिक्सन की, उसके बायोलॉजिकल स्केच के बारे में बात की थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी का नाम है ईगो साइकोलॉजी, क्योंकि वो ईगो को बहुत इम्पोर्टेंस देता है और 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के आज हम डिस्कस करेंगे। एरिक एरिक्सन के मुताबिक एवरी इंडिविजुअल पास थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ 8 स्टेजेस इज जेनेटिकली डिपेंडेंट डिटरमिन्ड एंड इज अनचेंजेबल। जो एरिक एरिक्सन ने कहा है कि 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैं जो कि जेनेटिकली डिटरमिन्ड होते हैं और उनको चेंज नहीं किया जा सकता। This is known as epigenetic principle. According to this principle, everything that grows has a ground plan, and that out of this ground plan the part arises and each part grows up until all parts have grown to form a whole. इसके मुताबिक ऑल इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करता है, उसका एक ग्राउंड प्लान होता है और एवरी पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटी वो ग्रो करती है और उसके बाद वो एज अ होल पर्सनालिटी उसकी बनती है। अच्छा, ईच स्टेज जो होती है उसका अपना एक क्राइसिस होता है। द क्राइसिस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजोल्यूशन। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जो क्राइसिस होता है वो सॉल्व होता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं और हर स्टेज का एक पॉजिटिव पहलू होता है और नेगेटिव पहलू होता है। अ पॉजिटिव रेजोल्यूशन स्ट्रेंथन्स द ईगो मेक्स इट स्ट्रॉन्गर। जब पॉजिटिव पहलू पे हम ज़्यादा जोर देते हैं तो ईगो जो है हमारी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो इंडिविजुअल को इट हेल्प्स इन एडेप्टेशन प्रोसेस और इंडिविजुअल को हेल्प करती है ताकि वो माहौल के मुताबिक अडेप्ट कर सके। और अगर हम देखते हैं कि ईगो जो है वो वीक होती है और अडेप्टेशन प्रोसेस में हेल्प नहीं करती एक इंसान को बनाने में की पर्सनालिटी बनाने में, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो नेक्स्ट क्राइसिस जो है वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता है और वो उधर ही उसी स्टेज पे फिक्स हो जाता है। इट इज़ अ सोशल एनवायरनमेंट एंड दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट क्राइसिस एसोसिएटेड विद एनी स्टेज इज रिजॉल्व पॉजिटिवली। इट इज़ देयरफॉर लेबल्ड एज साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एज कंपेयर टू फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो ईगो जो अपने क्राइसिस जो रिज़ॉल्व करता है तो उसमें यह है कि जो एनवायरनमेंट होती है सोशल एनवायरनमेंट वो डिटरमिन करती है कि वो क्राइसिस जो होता है वो किसी भी स्टेज पर एक बच्चे की वो रिज़ॉल्व हो पॉजिटिवली अगर रिज़ॉल्व हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करता है, बच्चा एक हेल्दी इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये साइको सोशल स्टेजेस है क्योंकि सोसाइटी का ज़्यादा रोल है इसमें। और जबकि फ्राइड की जो थ्योरी है वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है जिसमें वो सेक्सुअल उसकी ज़्यादा ओरिएंटेशन है। तो हम आते हैं ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट। अब ये जो स्टेज है फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर है। इफ़ क्राइसिस इज सक्सेसफुल रिजॉल्व होप इमर्जेस। अगर इसमें जो क्राइसिस है वो सक्सेसफुली रिज़ॉल्व होता है तो बच्चे में एक उम्मीद पैदा होती है और अगर वो सक्सेसफुली रिज़ॉल्व नहीं होता है तो फिर बच्चे में डर खौफ पैदा होता है। दूसरी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स। अगर इसमें क्राइसिस जो है वो सक्सेसफुली रिज़ॉल्व होता है तो सेल्फ़ कंट्रोल आता है बच्चे में, उसको आज़ादी जो है उसको मैसर आती है, विल पावर उसकी अच्छी होती है
और अगर जो इसमें वो नाकाम होता है क्राइसिस को रिज़ॉल्व करने में, तो सेल्फ़ डाउट एमर्जेस। तो उसकी जो सेल्फ़ है वो इतनी अच्छी नहीं बनती है और वो शक रहता है, उसको अपने ज़ात के मुतालिक शक रहता है। सो इन दिस स्टेज सेल्फ डाउट इमर्जेस। नंबर 3 में आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 4 to 5 ईयर्स के ईयर्स में होता है। और क्राइसिस अगर इसका रिजॉल्व हो जाए तो पर्पस इमर्जेस, यानी कि उसको ज़िंदगी का एक मकसद नज़र आता है। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, यानी कि उसको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता। और ये जो स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 4 to 5 ईयर्स के में जो है डिपेक्ट करती है। नेक्स्ट स्टेज पर हम आते हैं जो कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी है, जो कि 6 to 11 ईयर्स की एज पे ज़ाहिर होती है। अगर जो इसमें क्राइसिस सक्सेसफुली रिज़ॉल्व हो जाता है तो कॉम्पिटेंस एमर्जेस, यानी कि वो जो बच्चा है वो कॉम्पिटेंट होगा, वो आगे बढ़ने की उसकी सलाहियत होगी और वो कॉन्फिडेंट होगा। और अगर ये अनसक्सेसफुली नहीं इफ़ अनसक्सेसफुली रिज़ॉल्व, और अगर ये इसकी जो क्राइसिस है वो रिज़ॉल्व अच्छी तरह नहीं होता है या सक्सेसफुली नहीं होता है, तो इनकॉम्पिटेंस एमर्जेस, यानी कि फिर उस बच्चे में इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो अपने हालात को अच्छी तरह हालात को अपने अच्छी तरह को जो अच्छी तरह उसके मुताबिक अपने हालात को जो है वो मोल्ड कर सके, या हम कह सकते हैं कि वो इतनी उसमें सलाहियत नहीं होती कि वो अपनी ज़िंदगी के मामलात को सही तरह सुधार सके। आखिर दूसरी एक और स्टेज आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और ये जो स्टेज है वो 12 साल से लेकर 20 साल की उम्र में ये स्टेज होती है। अगर इसमें कोई क्राइसिस होता है, अगर वो रिज़ॉल्व हो जाता है तो फेडिलिटी मर्जेस, यानी कि वो उसको अपनी ज़िंदगी की सर्टन होता है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, यानी कि उसको पता होता है कि उसने ज़िंदगी में क्या करना है और आगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या बनना है। तो वो इस एज में बच्चे को इतनी समझ आ जाती है, जो ये 12 साल से 20 साल की उम्र होती है। अगर ये क्राइसिस जो है उसकी लाइफ का नहीं सॉल्व होता तो अनसर्टेनिटी इमर्जेस, यानी कि उसको अपने एम्स और एम्बिशंस का इतना आइडिया नहीं होता कि उसको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है। अच्छा, फिर आती है इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स। अगर ये क्राइसिस सक्सेसफुल रिजॉल्व होता है तो लव इमर्जेस, और क्योंकि वो अपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा एक बच्चे का जो है वो रुझान होता है। और अगर ये अनसक्सेसफुल रिजॉल्व होती है तो हेटर्ड एंड डिस्गस्ट इमर्जेस, फिर उसको जो है अपोजिट सेक्स की तरफ उसका इतना एतबार नहीं रहता और वो नफ़रत का इजहार करता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये सेकंड लास्ट स्टेज है जो कि 25 to 65 ईयर्स की एज में ज़ाहिर होती है। अच्छा, अगर ये क्राइसिस इसकी सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाए तो केयर इमर्जेस, और यानी कि एक इंसान की जब शादी होती है या बच्चे वगैरह होते हैं तो वो अपने फैमिली के साथ केयरफुली रहना पसंद करता है, उनकी केयर करता है। और अगर ये सक्सेसफुली नहीं रिजॉल्व होती है तो फिर सेल्फिशनेस जो है ना वो एक बंदे में ज़ाहिर होती है, यानी कि अपने बच्चों और जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ वो इतना अच्छा उसका बिहेवियर नहीं होता और वो अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, उसका सेल्फिश एटीट्यूड होता है। अच्छा, लास्ट स्टेज जो है वो है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें एक इंसान जो है वो सक्सेसफुली क्राइसिस अगर इसका रिजॉल्व हो जाता है इस स्टेज पे तो विजडम इमर्जेस, यानी कि वो अक्ल और दानिश की बातें उसके दिमाग में आती हैं, वो ज़िंदगी का मकसद उसको पूरा मिल चुका होता है और वो अपनी ज़ात से मुतमईन होता है। और अगर इसमें ये सक्सेसफुली रिजॉल्व ना हो सके जो स्टेज की क्राइसिस है
तो वो अपनी नाउमीदी का जो है वो इजहार करता है और उसको ऐसा फ़ील होता है कि उसकी ज़िंदगी बेमकसद है और बेमकसद जो पिछली ज़िंदगी है गुज़री है और जो आने वाली ज़िंदगी है वो भी बेमकसद है। तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन वगैरह आप अक्सर देखते होंगे कि 65 के बाद जो है अक्सर लोगों को डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में उनको कोई मकसद नज़र नहीं आता और वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रह जाते हैं। अच्छा, इन दीज 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देयर आर यूजफुल ट्रेट्स दैट इमर्जेस इफ़ ईच क्राइसिस इज रिजॉल्व सक्सेसफुली। ये जो 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए हैं एरिक एरिक्सन ने वो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और अगर क्राइसिस इनमें रिज़ॉल्व हो जाता है तो अच्छे जो इंसान की क्वालिटीज़ हैं वो इमर्ज होती हैं अदरवाइज़, और वो हेल्दी पर्सन बनता है। अदरवाइज़ उसकी ज़िंदगी इतनी यूज़फुल नहीं होती, प्रोडक्टिव नहीं होती और अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो इतना नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारता है। अब हम आते हैं गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी। गोल ऑफ साइकोथेरेपी एरिक एरिक्सन के मुताबिक ईगो जो है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की जो जितनी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके। इसमें जो क्लाइंट है वो एक जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट को कह सकता है कि वो ऐसा प्लान बनाए अपनी लाइफ में ताकि उसका जो है ना वो ईगो स्ट्रेंथन हो और उसकी लाइफ अच्छी गुजरे और अपनी लाइफ को जो है ना ईगो आइडेंटिटी को बिल्ड करने की कोशिश करे। अगर ईगो वीक होगी तो अडेप्टेशन प्रोसेस भी वीक होगा। अब आते हैं हम कंपैरिजन ऑफ एरिक एरिक्सन एंड फ्राइड की थ्योरी का। फ्राइड की जो थ्योरी है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है और जबकि एरिक्सन की थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। फ्राइड ने कहा है कि ईगो इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट इज़ मास्टर कंट्रोल और वो बैलेंस करता है इट और ईगो के जो क्राइसिस है उनको वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। जबकि एरिक एरिक्सन का कहना है कि ईगो भी इम्पॉर्टेंट होता है इट की सर्विस के लिए, बट उसके अपने भी फंक्शंस होते हैं। अगर इट्स जॉब इज़ टू ऑर्गेनाइज वंस लाइफ, इट की जो ईगो की जो जॉब है उसमें वो हेल्प करता है एक इंसान की लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में और हार्मोनी पैदा करने में ज़िंदगी में, ताकि उसकी फ़िज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट अच्छी रहे। और उसने एरिक एरिक्सन ने ज़ोर दिया है कि ऑटोनॉमी और रोल ऑफ ईगो, तो इस वजह से जो ईगो की आज़ादी पर ज़ोर दिया है एरिक एरिक्सन ने, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिक एरिक्सन थ्योरी इज़ ईगो साइकोलॉजी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें याद रखना है कि एरिक्सन की जो थ्योरी है वो ईगो साइकोलॉजी भी कहलाती है। फ्राइड नंबर 3 पे अगर हम कंपैरिजन करें तो फ्राइड ने अनकॉन्शियस माइंड को और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को इम्पोर्टेंस दी है, जबकि एरिक्सन ने उसने कहा कि कॉन्शियस को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग अपनी अवेयरनेस जो होती है हमारी, हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते और हम जो इंसान के सोशल एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी हम जो है वो इम्पोर्टेंट करार देना चाहिए हमें। फॉर फ्राइड साइकोथेरेपी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनकॉन्शियस मैकेनिज्म यूजिंग द टेक्निक सच एज ड्रीम एनालिसिस एंड फ्री एसोसिएशन। फ्राइड कहता है कि जो हमारे अनकॉन्शियस एलिमेंट्स हैं वो हमें किस तरह मालूम हो सकते हैं, वो हमें ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन के थ्रू मालूम हो सकते हैं। जबकि एरिक्सन का कहना है कि हेल्दी पीपल सक्सेसफुली पास थ्रू द 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट।
एरिक्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक जो इंसान सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, वो 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू गुजरता हुआ आता है, और तो ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। और इसमें फिर वो होप, विल, कॉम्पिटेंस, फिडेलिटी, लव, केयर एंड विजडम एक्वायर करता है। लास्ट में कंपैरिजन जो है वो आता है फ्राइड, ही टुक अ वेरी डिम व्यू ऑफ रिलीजन। फ्राइड ने जो है रिलीजन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, एंड जबकि एरिक्सन ने रिलीजन इज़ समथिंग पीपल नीड, एंड जबकि एरिक्सन का कहना है कि रिलीजन जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी ज़िंदगी को बनाने में और अंडरस्टैंडिंग लाइफ बनाने में और लेस थ्रेटनिंग बनाने में और यूज़फुल बनाने में रिलीजन का काफ़ी हाथ है। अच्छा, अब हम एवोल्यूशन की तरफ आते हैं। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसने कम्युनिकेशन बिटवीन थेरेपिस्ट एंड पेशेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, और इस तरह जो क्लाइंट है वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना सीखता है। और साइकोसोशल है नेचर इस थ्योरी की, और जो एक इंसान है वो 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से गुजरता हुआ वो बड़ा होता है और लाइफ में सक्सेसफुल होता है। और इसके अलावा उसने हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में न्यू डिसिप्लिन कायम किया एरिक एरिक्सन ने, जिसको हम कहते हैं साइको हिस्ट्री। ही हैज़ मेड important contribution to the area of psychotherapy, education, child rearing, development and analysis of historical figures। जो एरिक एरिक्सन है उसने इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है इन एरियाज़ में, साइकोथेरेपी में, एजुकेशन में, चाइल्ड रेयरिंग में एंड एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स। हिस्टोरिकल फिगर्स की जो एनालिसिस है, जैसे महात्मा गांधी हो गए और दूसरे एडोल्फ हिटलर वगैरह, इनकी जो पर्सनालिटी है या इनकी जो शख्सियत है उसके बारे में जानने की कोशिश की है, और इसमें इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट लेक्चर की जो है हम सब्जेक्ट पर ध्यान करेंगे जो कि है सुलिवन्स इंटरपर्सनल थ्योरी। सुलिवन्स की इंटरपर्सनल थ्योरी के बारे में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।